नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जो हमने प्रॉमिस किया था कि जो बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं प्लस जो पूछे जाने की संभावना है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ अब लगातार चलेगी। ये पहली हमारी सीरीज़ होगी, इसके बाद हम दूसरा तीसरा इसी प्रकार से लगातार चलाएँगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो है हमने बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है। आज डेट जो है वो 2 जुलाई है, ठीक है। तो 2 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 2 जुलाई को अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो जाके फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट जो है वो टिल बताया जा रहा है कि अभी कोई लास्ट डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। तो अगर आपने भर दिया तो कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर जो हमारा लगातार सेशन चलेगा। इसके बाद हम नागरिक शास्त्र, साथ साथ में जो 7 सब्जेक्ट में हमारे 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें से हम नागरिक शास्त्र, इतिहास और एक सब्जेक्ट दूसरा कोई करवा देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई विशेष डिमांड आती है एक सब्जेक्ट को लेकर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसी पर 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार का अधिनियम कब पारित हुआ, इसको आपको बताना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइमिंग दिया जाएगा सोचने विचारने का। इसके बाद हम यहाँ पे इसको आंसर करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही बता दें कि अगर आप लोग हो सकता है कि आप बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी ये 25 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो अलग तो आएंगे नहीं, तो वही सब सेम ही चीज़ क्वेश्चन से आने वाले हैं। बेसिकली बस हमको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है। हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ लेना है। जो चीज़ें जैसे पहले वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, इस प्रकार के, या फिर संविधान का निर्माण कब हुआ और इसमें कितने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो चीज़ें ऐसी लगी कि आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है या फिर पिछले कई एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, तो वो टॉप 25 जो है, टॉप जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली वही उद्देश्य है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार का अधिनियम कब पारित हुआ। आपके ऑप्शन जो है इस प्रकार से हैं। तो जो आंसर होगा हमारा वो 1858 में, ठीक है। तो 1858 में जो है वो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो बताया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए विख्यात है। तो वो जो विख्यात है वो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। जो 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, इसमें 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए मुझे जो अभी तक मैंने जो रियलाइज़ किया, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था बीए का, तो मुझे वो चीज़ें पैटर्न पता है। तो जैसे उसमें ये पूछ लिया जाएगा, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके निर्माता कौन है और वो कहाँ किसका अंश है, ठीक है। तो इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें आपको उसमें आनंद मठ में दिया रहेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये यूनिक होती है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पैटर्न एक फॉलो करना है कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। हालांकि हो सकता है कि ये ना पूछा जाए कि पहली बार 1896 में कब गया था, लेकिन ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं जो बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको डेफिनेटली रट लेना है, अभी के अभी नोट करके रट लेना है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो आगे चलते हैं। तो उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अगला देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बीए के एग्ज़ाम के लिए, बीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बीए कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीए स्पेसिफिक चीज़ के लिए कह रहा हूँ, तो ठीक है। जिस हिस्ट्री के जितने भी क्राइटेरिया आते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो जो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, देखिए मैं ऑप्शन यहाँ पे रिपीट नहीं करूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको थोड़ा सा देख लेना अपने आप से। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा 2-4 सेकंड सोचने के लिए, इसके बाद मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो ऑप्शन जो हमारा है इसमें देखिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। जो ऑप्शन सही है वो है सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो हमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि सर चार्ल्स मेटकाफ, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर चार्ल्स मेटकाफ जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा उनको आपको डेफिनेटली रटना है, क्योंकि वो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पुर्तगाली। नहीं, आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी ट्रांसलेट में आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। समुद्री व्यापार के संदर्भ में जो कारताज व्यवस्था उपयोग होती थी उसको किसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा ये शब्द, ये व्यवस्था उपयोग में लाई जाती थी, जिसे हम कारतजा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो कारतज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए लाइसेंस से है, ठीक है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी नेवी सर्ट नामक शुरू किया था, व्यवस्था को शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि अगर इससे रिलेटेड जो चीज़ें अगर जानते रहेंगे तो आपको भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, जान लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आप उस रिलेटेड जो चीज़ें जानकारी है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको हमने बार बार हमने कहा था कि सही नहीं है या फिर सही है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक भी थे और वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक भी थे और उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। जबकि ये चौथा ऑप्शन जो है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, तो ये गलत है, ठीक है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ें हैं आपको बता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पूछा जाना है, तय है, या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या तो फिर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी थी वो किस घटना के बाद हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को, आपको पता भी होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला हमारा है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के किस कांग्रेस के अधिवेशन को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान, मतलब कहा गया था कि हिंदू के लिए अलग मतदान केंद्र खोले जाएंगे, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान केंद्र होंगे। तो ये किस जो है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो थी वो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान केंद्र खोले जाने की व्यवस्था की गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया और अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि जो कांग्रेस के दो गुटों में बटा था, एक नरम दल एक गर्म दल, तो ठीक है। लाल बाल आपको पता भी होगा, बिपिन चंद्र पाल, इस प्रकार से जो आपने तीन चीज़ें रटी थी। इसमें बताया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल जो है वो लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का, ये पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो हमारा आंसर होगा कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो कोच्चि, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर 9वें क्वेश्चन की वही बात किया जाए तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने, ठीक है, आपको यहाँ पर राज्य बताना है। तो आपको राज्य की बात किया जाए तो वो गोलकुंडा था, जिसने 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया था और शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें पूछी भी जा सकती है, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछे जाने के कम चांसेस है, तो आपको बार बार रिवाइज नहीं करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो जो सलवाई की संधि थी वो किस युद्ध से संबंधित थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यह शामिल कर लिया गया तो इसका मतलब विशेष पर्पज़ है कि पूछा जा सकता है, लेकिन आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको रट लेना है, वो चीज़ें डेफिनेटली आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उससे कई रिलेटेड ज़रूरी ना हो कि वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वही चीज़ें आए, लेकिन आने की जो संभावना है वो 80% है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो मुझे समझ में आ गया है, वो मैंने देखा है। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस आप करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता हो जाती है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके कम से कम वीडियो देखिए, कम से कम लोगों को फॉलो कीजिए, ज़्यादा भटकिए मत। प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के सबसे पहले प्रीवियस ईयर के 10 साल के कम से कम पेपर लेके बैठ जाइए। अब अगर बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम आप 5 साल के लेके बैठ जाइए और एनालिसिस कीजिए कि उसमें कौन सी चीज़ें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर एयू के किसी भी एग्ज़ाम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर बैठिए, उसमें एनालिसिस कीजिए कि किस पैटर्न पर पूछा गया है, जो पेपर का पैटर्न है वो किस पर आधारित है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पैटर्न एक बार समझ जाते हैं तो आप लोगों को वीडियो देखने या फिर किसी और तरह के भागने दौड़ने की या फिर पीडीएफ दे दीजिए सर ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये सब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चोचलेबाजी है। आप लोग ध्यान से किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो वो बस आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस पैटर्न, ठीक है। तो ये जो सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, तो सलवाई की जो संधि थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। वहीं अगले अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये कैटेगरी में नहीं आता है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो ये चीज़ें हो सकता है आ जाए, ठीक है, ये 50-50 चांसेस है। तो जो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, देखिए बक्सर की लड़ाई, देखिए अगर मैं आप लोग यही कमेंट बॉक्स में ये कह सकते हैं कि अगर आप ये इंपॉर्टेंट नहीं ये चीज़ें तो बार बार इसमें शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। तो शामिल करने की ज़रूरत थी क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ें हमने पढ़ ली होती तो ये चीज़ें आ जाती। तो 25 का इसलिए हम सेशन चला रहे हैं, तो जो आने की संभावना है प्लस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैं आपको यहाँ पे आपको एनालिसिस करके ये भी बताता रहूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो यहाँ पे बात किया गया है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, तो मीर कासिम के द्वारा। तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब जो कि अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो बक्सर की लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम और बंगाल के नवाब तथा अवध के नवाब और जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। एक तरफ कौन थी, आपको ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी की तरफ कौन थी, मीर कासिम बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, साथ ही साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो 12 नंबर हमारा है। तो 12 नंबर अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना 100% है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बात किया जाए कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, ठीक है, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने सन 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड डिस्पैच कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है,
वुड डिस्पैच। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जो वुड डिस्पैच था उसे मैग्ना कार्टा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी को जो प्रेशर दिया गया था, उन्होंने 1854 में, कौन, सर चार्ल्स वुड ने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को क्या किया था कि एक प्रेषण के जरिए ये बताया था कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें मातृभाषा में जो है शिक्षा देनी चाहिए, और जो उच्च शिक्षा है उसमें मातृभाषा के साथ साथ में अंग्रेजी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? तो ये जो लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो जो लॉर्ड मेयो थे उनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। तो लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉर्ड मेयो थे। अगला हमारा है कि लॉर्ड रिपन। ये जो देखिए, ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न हमने लिया ये आधुनिक भारत के इतिहास से लिया है बेसिकली। तो क्योंकि जो हम अगर एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास, हम सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में सपोर्ट कर लेंगे, मतलब उसको कवर अप कर लेंगे। इसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। फिर मध्यकालीन भारत में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेंगे एक सेशन में। तो ये कुल मिला के 2-4 सेशन जो होंगे उसको यहाँ पे हम टॉपिक वाइज साथ ही साथ में करेंगे। ठीक है, अगला हमारा है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो लॉर्ड रिपन था उसने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। 2017 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे पूछा गया है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी, देखिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। तो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन से भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन 25 शामिल किए गए हैं वो सभी अगर देखा जाए तो एक हिसाब से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पूछे गए हैं, कुछ पूछे जाने के चांसेस है, और जो पेपर का पैटर्न है उसको फॉलो करके ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो जो लॉर्ड कर्जन था उसने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया था। देख लीजिए, जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है पूछा जा सके। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा का मैकियावेली। तो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। कौन? महाराजा नाना फडणवीस। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ जो था निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था।
अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो किससे संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। बेसिकली तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो किससे संबंधित है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगला हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर का, कि पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पूछे जाने की संभावना 100% है। तो पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इस बात पर ध्यान रखना है कि असत्य और सत्य पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात किया जाए तो देखिए, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था, तो ये चीज़ सही है। साथ ही साथ में प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई, ये भी सही है। और इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था, जबकि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये चीज़ें गलत है। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए सही, यहाँ पे असत्य और सत्य के बारे में किया गया, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि पूना समझौता उससे पहले क्या हुआ था, 1930, 31 और 32। ठीक है, 1930, 1931, 1932 का आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आपको एक बार देख लेना है 1930, 1931, 1932 का जो हुआ था वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक भारत से जो क्वेश्चंस का पूछे जाने का पैटर्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठा कर देख लिया जाए तो संविधान संबंधी जो जानकारी है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, या फिर उससे जो समितियाँ थी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अंबेडकर, इस प्रकार से जो क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने आधुनिक इतिहास का जो है लिया है। हालांकि मैं इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो और भी अच्छे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पे ध्यान में रख कर बताया जा रहा है। तो 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि महान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह, देखिए महात्मा गांधी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे महाद सत्याग्रह, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 में किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ये हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन था।